हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का टाइटल रहेगा हमारा तानला प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। जहां पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ग्रॉस लेवल पे डिप आया है। पिछले वीक के अंदर में 20% का डिप इस स्टॉक ने लिया था, लेकिन वहां से बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिकवरी करी है और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने की। ये और जो लोग इन्वेस्टेड थे उनको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। उसके पीछे क्या रीजनिंग है और हम लोग जो इन्वेस्टेड नहीं थे हमारे लिए क्यों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाता है, उस चीज़ को हम आज की वीडियो में देखेंगे और इसको थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जहाँ की आपको आइडिया आ पाए कि क्यों ये बुरी कंपनी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस चीज़ के ऊपर हम ध्यान रखते हैं और थोड़ा सा अपने इसको साइज को छोटा कर लेते हैं, जिससे कि दिखने वाला हिस्सा बड़ा हो जाए हमारा। हम्म, ठीक है। और इसको उठा के रख देते हैं इधर साइड में। अब देखते हैं तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड के बारे में। जैसे बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के संग में प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी स्टॉक को परचेज करने का जो मेन रीज़न होता है कि स्टॉक अच्छा चल रहा है, बढ़ता जा रहा है और रुका नहीं जा रहा, और आपको लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास से चली गई है। टेक्निकली आप चार्ट्स के अंदर में ब्रेकआउट देखते हैं और वो देखते हैं और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं। अचानक से वो स्टॉक फॉल कर जाता है, पर आपको पता नहीं चलता, क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर जो चार्ट्स के इंडिकेटर्स रहते हैं टेक्निकल्स के अंदर में, वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। जो हो चुका होता है उसको बाद में दिखाते हैं, और इसके लिए आपको फंडामेंटल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और जो न्यूज़ फ्लो चलता है उसको भी ट्रैक करना चाहिए। और कभी भी कोई स्टॉक्स अगर गिर रहा है तो उससे एग्जिट करना जरूर बनता है। लेकिन अगर कोई स्टॉक गिरा है लेकिन उसके पीछे कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रीजनिंग नहीं है, मैनेजमेंट अच्छी है, सिचुएशन कोई चीज चेंज नहीं हुई है, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वहां पे इन्वेस्ट करने की और पैसा लगाने की। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो नहीं है तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहिए। जब आप देख रहे थे कि आपके हाथ से निकल गया एक अच्छा स्टॉक, पर जब वो वापस एक पॉइंट पे आता है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है। अब पहले जल्दी से कंपनी के बारे में जान लेते हैं, व्हाट इज तानला प्लेटफॉर्म, क्या करता है, और फिर डिटेल से जाएंगे इस वीडियो के अंदर में। मजा आने वाला है, तो वीडियो को देखते हैं। देखिए, कंपनी का नाम है तानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। ठीक है, अगर इसके बारे में पढ़ते हैं, तानला प्लेटफॉर्म फॉर्मली तानला सॉल्यूशन के नाम से था। क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर एनेबलिंग बिजनेस टू कम्युनिकेट देयर कस्टमर्स के संग में ट्रांजेक्शन करवाते हैं। मतलब बेसिकली ये आप बोल सकते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का काम है इनका। बेसिकली ट्रांजैक्शन बेस्ड बिजनेस है कि जिसमें आप एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवाते हैं। मेजरली अगर आप देखेंगे तो एसएमएस सर्विसेज जो होती हैं वो सर्विस इनका मेन काम है, जहाँ पे ओटीपी ट्रांसफर होते हैं। बैंकिंग इनके काफी सारे कस्टमर हैं, जहाँ पे बैंक्स वालों के जो ओटीपी आते हैं ना, हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो सर्विसेज इनके थ्रू ली जाती है और काफी सारा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराते हैं उसके अंदर में। अगर हम देखते हैं, कंपनी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सी पास प्लेयर। मतलब सोचो, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सी पास प्लेयर्स में से आती है। इट प्रोसेस 800 मिलियन ट्रांजेक्शन जो एनुअली करते हैं, और 750% ऑफ इंडिया ए टू ओपी ये एसएमएस ट्रैफिक जो होता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा मार्केट पोजीशन जैसे बता दिया, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सीपास कंपनी आती है, तो उसके अलावा इंडिया के अंदर 77% आता है इनका। अब ज्योग्राफिकल रेवेन्यू मिक्स क्या है, 77% जो इनका रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 2020 में आया था, और 81% फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर में इनके पास में आया था। मतलब ये इसमें इंटरनेशनल लेवल पे रेवेन्यू बढ़ा। आप देखेंगे ओवरसीज का रेवेन्यू 23% हुआ, जो कि 19 था। तो इंटरनेशनली कंपनी आगे बढ़ रही है। प्रोडक्ट के बारे में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नहीं लोग पढ़ते हैं, वहां पे देखना पड़ेगा। वाइजली के बारे में बात हो रही है। वाइजली इज ए कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ऑफरिंग डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर एंटरप्राइज एंड सप्लायर विद ए ग्लोबल एज टू एज नेटवर्किंग डिलीवरिंग प्राइवेट सिक्योरिटी एंड ट्रस्टेड। मतलब एक तरह से एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज मिलेगी, और ये काफी रिनोड है। मतलब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर इसके ऊपर में काम करा है। इसके पास में अपने 2-3 पेटेंट अलग से अवेलेबल है। हम इनकी प्रेजेंटेशन में जाएंगे, इसको डिटेल से देखेंगे। फिर इन्होंने एक अलग और लॉन्च करा था, ट्रब लॉक। इट इज ब्लॉकचेन बेस्ड स्टैक दैट एम्पावर्स इंडिविजुअल टू ट्रूली ओन कंट्रोल एंड मैनेज देयर कमर्शियल कम्युनिकेशन को करनी है। ब्लॉकचेन बेस है, बेसिकली बीच में से लीकेज का नहीं हो सकता। आपकी ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर बनाने के लिए उसमें रहता है। इनेबलिंग बिजनेस टू बिल्ड ट्रस्टेड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स। ठीक है ना, ब्लॉकचेन का, और देखा जाए तो वर्ल्ड की पहली ब्लॉकचेन इनेबल्ड
कमर्शियल कम्युनिकेशन स्टैक है। जो ओटीपी जाता है तो आपका सिक्योर होना चाहिए, वो आपके सारी सब जगहों में आजकल हमारा कमर्शियल है। पहले ज़माने में पैसे घर पे रहते थे, आपके शेयर भी घर पे रहते थे, और आजकल आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारा ऐसा खत रहता है कि बीच में से अगर प्राइवेसी ब्रीच हो जाए तो उस चीज़ में ब्लॉकचेन काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड, एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। और वहीं पे अगर हम देखते हैं तो इनका एक अच्छा यूसेज है जिसमें ट्रबलॉक इन्होंने लॉन्च करा है। मैसेजिंग ओमनी चैनल सर्विसेज टू कंज्यूमर, एसएमएस, ईमेल और इन ऐप एप्लीकेशन से प्रोवाइड करते हैं। वॉइस होता है, डिलीवरिंग सुपीरियर वॉइस क्वालिटी ओवर द क्लाउड में प्रोवाइड करता है। आईओटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो मतलब फुल ऑन फुल एक कंपनी है जो कि स्ट्रांगली काम कर रही है डिजिटाइजेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में बोल सकते हैं, और साथ में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर में काफ़ी अच्छी नॉलेज रखता है। तो ये कंपनी फ्यूचर रेडी है और इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रह सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर देखिए 1.6% है, जो कि पहले 0.6 था। तो मतलब रिसर्च में काफ़ी काम कर रहे हैं। 30 करोड़ के राउंड में इन्होंने खर्चा करा था, इंक्रीज बाय, जो कि पहले 6 करोड़ था। तो मतलब रिसर्च में काफ़ी काम हो रहा है, इनको पेटेंट्स मिल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि इंटरनेशनली इनका काम बढ़ेगा और एक अच्छा करें। अब वापस आते हैं बेसिक फंडामेंटल्स के अंदर में। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे 9,428 करोड़ की है इसकी। तो बेसिकली एक मिड साइज कंपनी है, पर रीजनेबल लेवल की स्ट्रेंथ है इसके अंदर में, तो काफ़ी अच्छे में आएगा। अब बात आती है इसके स्टॉक के पीई की। 17 के पीई पे चल रहा है। आरओसी देखिए 58.6 पे दिखा रहा है ये है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, पीजी रेशो 0.26, मतलब किस रेट से ग्रो कर रहा है। अगर वो 0.1 से कम होता है तो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल माना जाता है, चाहे पी किसी भी लेवल पे चल रहा हो। पीजी अगर अच्छा कर रहा है तो यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर आप इसमें सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, देखिए 34% से सेल्स इसकी ग्रो कर रही है। तो वो एक अपने आप देखने की चीज़ है। इसको हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। और यहाँ पे जिस वजह से हमें उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम अपने वजह को देखें कि यहाँ पे हमारा एक रेट चल रहा था इस स्टॉक का 1,000 रुपये के राउंड में, ये खट करके गिरा आपका 550 रुपये के रेट पे गया, 585 के उसमें, और फिर वहाँ से रिकवरी करके 694 तक आ चुका है। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे हमारे पास में। रियल टाइम अगर आप देखते हैं 1,000 रुपीज़ में भी जाता है तो 700 से लगभग 30-35% का, मतलब आपके पास में 50% की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और 1,400 और 2,000 करता है तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है ये आने वाले टाइम के अंदर में। स्पेसिफिकली कंपनीज के फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये चीज हमारे को समझनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म देखूं तो देखिए किस तरह से फ्लैट था पूरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पर जिस तरह से इसने ग्रो करा है 2020 के बाद से, तो मल्टीफोल्ड है। और यहाँ पे एक रीजनिंग है उसके पीछे की। अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे इसका हम डालते हैं सेल्स एंड मार्जिन की, अगर प्रोफाइल्स को देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से इसका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स में जो दिख रहा था ना कि हम काफी स्लो चल रहे थे, अब फ्लैटिश कर्व था इसका अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से। जैसे प्राइसिंग का देखते हैं हम, ठीक है, तो आपको फ्लैट दिख रहा है ये पूरा का पूरा इस टाइम पीरियड के अंदर में। लेकिन ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेल्स एंड मार्जिन में, तो ये पिकअप आना शुरू हो गया था 2015 के बाद से, और जो कि एक्सपोनेंशियली बढ़ गया 2020-21 के बाद में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने की। और इसके बाद हम अगर यहाँ पे जाएं नीचे, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर्स दे रहा है, डिलीवरी गुड प्रॉफिट्स है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर में दिखाई देंगी, इसके काफी बेनिफिट्स रहते हैं। और अगर इसको पीयर्स के संग में कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि केपीआईटी जो नियरेस्ट पीयर इसके कंपेरेटिवली अगर रेंज में आसपास में देखें तो वो 50 के पी पे चल रहा है, 17 के पी के अंदर में आता है। पीजी रेशो 0.26 की चल रही है। थ्री इयर्स का प्रॉफिट वेरिएंस 181% पर है। सेल्स ग्रोथ अच्छी है, 47% के अराउंड में चल रही है। आरओसी 58 पर है, जो कोई और नहीं चल रहा है इसके आसपास में, और सेल्स भी अच्छी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ओवरऑल देखेंगे तो काफी अच्छा है इसका। हाँ, और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे है तो यहाँ पे जिसकी वजह से सारा फॉल आया है वो सारा गेम यहाँ पे दिखाई देगा आपको। 853 की सेल्स के अगेंस्ट में 800 करोड़ की सेल हुई है। और उसके अलावा देखेंगे एक्सपेंसेस स्टैग्नेंट है, लगभग मोरलेस सेम जगह पे, जिसकी वजह से क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% की जगह पे 16% आया है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो उनका प्रॉफिट में काफी गहरा डिप आ रखा है। और ये ही एक देखने वाली बात है। अगर ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो 30 के अगेंस्ट 26 करोड़ का आ रखा है। ये कुछ समझने की चीज है। लेकिन इसके पीछे हम एक चीज और देख सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे एक चीज को देखें कि अगर आप ट्रेडिशनली देखें, अगर जून 2020 को अगर हम कंपेयर करते हैं
मार्च के साथ में, तो ये आपको कम दिखेगा। 500 करोड़ की सेल कर रहा था, अचानक जून 20 में 456 की आई है इसकी। फिर इसके बाद फिर ग्रो करने लग गया था जून में, फिर दोबारा से इसमें यहाँ पे कंपेरेटिवली ये पिछले क्वार्टर्स के कंपेरेटिवली डाउन आया था। तो जून का क्वार्टर जनरली इनका थोड़ा सा वीकर साइड में जाता है। ये एक चीज देखने की बात थी। सेल्स अगर एनुअली देखें है तो इनकी सेल्स कितने मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए। 2019 में 1000 करोड़ की करता था, 3 साल के अंदर 3 गुना से ऊपर सेल्स पहुंच चुकी है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है देखने की। अगर ईयर में देखते हैं, बैलेंस शीट वाइज देखेंगे, एक बोरोविंग सिर्फ 54 करोड़ की और यहाँ पे 1340 करोड़ का इनके पास में रिजर्व्स पड़ा हुआ है। तो काफी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट इनके पास में अवेलेबल है। ये एक देखने की चीज है। इसके अलावा अगर आप रेसोस में जाते हैं यहाँ पे, तो डेटर्स डे आपको थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं 21 के कंपेरेटिवली, लेकिन ओवरऑल ठीक साइड पर है। आरओसी 59% पर है, जो कि बहुत ही रेयर कम कंपनीज में मिलती है। प्रमोटर्स की शेयर जो है वो उसने चेंज नहीं हुआ है, उन्होंने कोई गिरावट नहीं करे, वो एग्जिट नहीं करे हैं। तो सबसे बड़ी बात है इस फॉल में, या वैसे भी अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स ने कोई सेलिंग नहीं करी है। एफआईआई की भी अगर देखेंगे वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम है, 13.46, कोई चेंज नहीं है। डीआईएस ने थोड़ा सा डिप लिया है। और ओवरऑल पब्लिक के साथ में देखते हैं तो इनका वहां पे इंक्रीज बढ़ा हुआ है। तो किसी ने यहाँ पे थोड़ी सी क्रॉस सेलिंग करी है आपस में ही, जो बड़े सेलर्स होते हैं, तो उसकी वजह से इसमें ग्रोथ डिप आ रखा है। प्लस अब हम डिटेल से अगर देखते हैं कंपनी ने किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन डिक्लेयर करी है, तो उसको देखते हुए चलेंगे। इनकी फाइनेंशियल ईयर 23 की प्रेजेंटेशन से मैं जनरली सजेस्ट करता हूं कि आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन जरूर देखिए, जो हर क्वार्टर में रिलीज करते हैं। कंपनी काफी अच्छे से बताने की कोशिश करती है उन्होंने क्या करा है। Q1 फाइनेंशियल 23 के रिजल्ट्स के स्नैपशॉट्स जैसे उन्होंने देने की शुरू कोशिश करी है। 8001 मिलियन का रेवेन्यू उन्होंने करा है, 1850 का ग्रॉस प्रॉफिट करा है, 7% की ग्रोथ है। एबिटा लेवल में 1307 मिलियन का इनका एबिटा आया है, 16% मार्जिन, जो हमने देखा था पिछले साल तक, अभी पहले 20-21% था, वो डिप होके 16% पे दिखाई दे रहा है। फ्री कैश फ्लो हमारा 718 मिलियन आ रखा है, ठीक है, 70% ऑफ पैट। ये एक चीज समझने की है। पैट क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब सब तरह के टैक्स देने के बाद में आपका जो प्रॉफिट बचता है उसमें से कितना कैश मिला है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कमा लिया लेकिन कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ, कैश में कन्वर्ट हुआ, वो भी फ्री कैश फ्लो में अवेलेबल है। 71% आपका फ्री कैश फ्लो में। ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है आज की तारीख में। जोमेटो और पेटीएम जो ये सब मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उनका कैश फ्लो ही नहीं है, उनके पास में पैसा ही नहीं आ रहा। अब फेक प्रॉफिट आप कितना भी दिखा लो, कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है। तो वही दिखा रहे हैं। अब इनके पास में जो कैश है 9873 मिलियन से, जो कि 2702 मिलियन से बढ़ गया है। और अर्निंग पर शेयर 7.40 चले गई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 1004 मिलियन पे जा रखा है 13% के मार्जिन के ऊपर में, यहाँ तक था। अब आते हैं इनके धंधे को समझने की बात, जो ये बता रहे थे अपने उसमें, जैसे हमने उसमें पढ़ा था वाइजली। वाइजली वाला एक पूरा प्लेटफॉर्मेशन है जहाँ पे आपको मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएगी। यहाँ पे बता रखा है 35% ऑफ ग्रॉस मार्जिन कम्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मल्टीपल सर्विस, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। सामने वाली कंपनी को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसमें वो अपना पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन को लेके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अंदर में देखेंगे यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करी हैं। इनका देखेंगे कम्युनिकेशन ओमनी चैनल है, और कंप्लाइंसेस में अगर देखेंगे तो वीआई के साथ में इनका आ रखा कंसेंट मैनेजमेंट, एआई फायरवॉल के संग में काम करेंगे, और कोर आई बेसिकली ट्रू कॉलर्स के संग में एक एंगेजमेंट करिए। उसके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर में देखेंगे। अब कस्टमर सक्सेस में क्या है? 2 प्रोडक्ट पेनिट्रेशन इन आवर टॉप लाइन। इसमें जो नए प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च करे वो हमने देखे थे। एक तो वाइजली है और एक जो हमने ब्लॉकचेन वाला देखा था, उसके बारे में बात हो रही है। 64 नए कस्टमर ऐड करे इन्होंने अपने मेन सेगमेंट के अंदर में, डिजिटल नेटिव और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में। 28% रेवेन्यू ग्रोथ ड्रिवन बाय डीप कस्टमर रिलेशनशिप, मतलब जो चल रहे हैं उनके ऊपर था। और आने वाले टाइम के अंदर में इन्होंने मिडल ईस्ट को टारगेट करने के बारे में सोचा है। यूएई और सऊदी अरेबिया में इनकी फोकस मार्केट है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है, फोकस कैश फ्लो रिजल्टिंग है, और हमारी बैलेंस शीट स्ट्रांग होती जा रही है। 3-4 सेक्टर में काम कर रहे हैं। इनका मकसद है कि अब ये प्लेटफॉर्म कंपनी बने। बेसिकली अभी तक जैसे एसएमएस सर्विस या एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम कर रहे थे, वहाँ पे कोई आपसे सर्विस लेता है, वो आपका डिलीवरी होने के बाद में फिर उसको कंटिन्यूस सर्विस के पड़ते तो लेता है। अब ये सोचा है कि कंप्लीट प्लेटफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, प्लेटफॉर्म दे दें जहाँ पे वो मल्टीपल सर्विसेज को पूरा यूसेज कर सके इनके उसको, और उसके बाद उसकी स्टिकीनेस हो जाती है ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। तो ये प्लेटफॉर्मेशन की तरफ जाना चाहते हैं। उसको इन्होंने बताया ग्रीन फील्ड अपॉर्चुनिटीज। इन्होंने बताया एबिलिटी टू क्रिएट टैम वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म
ट्रबलॉक टू एड्रेस न्यू टैम को प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने वो देखा है कि उसमें काम कर रहे हैं, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक है, रेवेन्यू प्रोडक्टिबिलिटी बढ़ जाती है इसमें, प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, लोअर वॉलेटिलिटी रहती है प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर में। ये जैसे बताया कि आपने किसी को पूरी वेबसाइट्स बना के दे दी और उनका पूरा पीछे का डिजिटाइजेशन करके दे रखा है, तो उसका आपसे मूवमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ के बारे में बात हो रही है। लो कस्टमर चर्न, इसकी वजह से कस्टमर चर्न कम रहता है। डीपली एम्बेडेड एड्रेस नीड्स ऑल बाइंग सेंटर्स एंड इम्प्रूव कस्टमर स्टिकीनेस, तो इसलिए प्लेटफॉर्म में जाते हैं। आईपी लेड बिजनेस में जो प्रीमियम भी होता है ना, वो बोले 90% का ग्रोस मार्जिन होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज, और जो बोला कि जो हम आज के टाइम में जो कमा रहे हैं ना, उसमें से 12% हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लेटफॉर्मेशन के अंदर में, तो इन्वेस्टमेंट भी काफी स्ट्रांगली चल रही है। अब इन्होंने बताया कि वी आई, देखिए वी आई कौन है, वोडाफोन आइडिया, उनके साथ में इन्होंने एक्सक्लूसिवली मल्टी ईयर पार्टनरशिप करी है। AI/ML बेस्ड फायरवॉल उनको प्रोवाइड करेंगे जिससे कि लीकेज ना हो सके किसी तरीके की। और बेसिकली इस वाले सेक्शन को अगर देखें तो कंप्लाइंस और लीगल और IT सेक्शन के अंदर, कंप्लाइंस मार्केटिंग बिजनेस के अंदर वाइडली इनसाइट है। तो ये इनसाइट टू ग्लोबल एंड लोकल एंटरप्राइज को प्रोवाइड करेगा। टेलीकॉम कंपनी रेगुलेशन, रोल बेस्ड एक्सेस लॉन्च उन्होंने प्रोवाइड करा है। और कन्वर्जेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करेगा। लीडिंग गार्टर मैजिक क्वाड्रेंट प्रोडक्ट सपोर्टिंग 200 प्लस कंपनी को दे रहा है, जो कि फॉर्च्यून 2000 कंपनीज का पार्ट है। और ट्रैक्शन विद लीडिंग कस्टमर इन इंडिया, मिडल ईस्ट, और उनको वो अपने संग ले रहा है। ट्रू कॉलर के संग भी इन्होंने एक एक्सक्लूसिवली प्लेटफॉर्म अपने वाइजली प्लेटफॉर्म के अंदर में लॉन्च करा है, ठीक है। रोबस्ट प्रोडक्ट रोड मैप लिया है, और ये अभी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, मतलब अभी इफेक्टिव नहीं हुआ, एग्रीमेंट हो गया, काम चल रहा है इसके ऊपर में, और शायद Q2 में इसके रिजल्ट आने आपको इफेक्ट आना दिखाई देगा। फिर जो बताया था गार्टर के संग में इन्होंने टाइप करा है, जो कि वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंपनी में आती है, उनके संग टाइप करके वाइजली में पार्टनरशिप करी है, और यहाँ पे आपको उनको देख सकते हैं कि काफी चीजें कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है वाइजली इनसाइट रिकमेंडेशन इंजन प्रोडक्टिव बीइंग शेयर्ड विद लार्ज ग्लोबल एंटरप्राइज के संग काम करें। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो बताया था, तो उसके ऊपर में इनका काम चल रहा है। रोल बेस्ड एक्सेस देने वाले हैं, ऑटोमेटेड देने वाले हैं, सोर्सेज फ्रॉम ब्लॉकचेन से आएगा, और क्लाउड में सर्विसेज मिलेंगे। तो वाइजली काफी इनकी ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू ये मल्टी प्लेटफॉर्मेशंस को वो करना चाहेंगे। और डिलीवरिंग कस्टमर सक्सेस, अब देखो कस्टमर सर्विस में किस तरह से डीपनिंग कस्टमर रिलेशनशिप। 10 मिलियन से 100 मिलियन तक के जो कस्टमर थे वो 147 ग्रो बाय 99 के थे, मतलब जो कस्टमर इनको जो बिजनेस देते थे ना 10 मिलियन से 100 मिलियन तक का, वो देखिए 99 होते थे, 147 हो गए, 100 मिलियन से 500 मिलियन वाले आपके 39 हो गए, और 500 मिलियन प्लस वाले 16 हो गए। तो ये बोल रहे हैं कि हर लेवल पे प्रोडक्ट पेनिट्रेशन बढ़ रही है, और हमारे को वो उसमें नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ रहे हैं हर सेक्शन के अंदर में, उस तरह का काम है। एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिप्लॉयड एट ईच कस्टमर्स, ठीक है। और कस्टमर सेगमेंट्स आर अराइव्ड ऑन ए क्वार्टरली एनुअलाइज बेसिस में इन्होंने करा है। ऑर्गेनिक ग्रोथ मोमेंटम, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ में कितनी इन्होंने ग्रोथ करी है उसको इस चार्ट में दिखाया है। यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव साइड में बढ़ता हुआ दिखेगा। कंटिन्यूड मूवमेंट इन न्यू कस्टमर एडिशंस, नए कस्टमर्स लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस बारी 31 कस्टमर्स यहाँ पर आए थे। नंबर ऑफ कस्टमर टोटल कितने हैं 64, ठीक है। और रेवेन्यू कितना दिया उन्होंने, ये इसके अंदर दिखाया 31 मिलियन का इन्होंने रेवेन्यू दिया। 10% इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम न्यू कस्टमर ईयर ऑन ईयर बेसिस में। 40% एडेड न्यूअर सॉल्यूशन बियॉन्ड SMS। बेसिकली इनका प्राइमरी सर्विस जो SMS की थी उससे आगे करके अब नई जो सर्विसेज है प्लेटफॉर्मेशन, उस पर इन्होंने काम करना ज्यादा फास्ट काम करना शुरू करा है। डिक्रीज इन कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये इन्होंने बोला है कि जैसे बोलते हैं ना कि ज्यादातर रेवेन्यू कुछ पर्टिकुलर कस्टमर से आता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो उन्होंने कहा 30% ग्रोथ इन रेवेन्यू फ्रॉम टॉप 20 कस्टमर से हमारी ग्रोथ तो बढ़ी है, लेकिन 16 आउट ऑफ 20 कस्टमर्स ऑफ लास्ट कंटिन्यू, उन्होंने बोला कि जो हमारे 16 कस्टमर थे पिछले साल के टॉप 20 में से, वो अभी उसमें आया कंटिन्यू टू भी टॉप 20 के अंदर ही है। और 19 कस्टमर जो पिछले साल 20 में आते थे वो अब अभी भी 30 के अंदर में, मतलब उनसे और पैसा पुल अप कर पा रहे हैं, लेके आ पा रहे हैं। वो चीज बताइए। बिल्ड इन क्लास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अभी तक उन्होंने बताया पहले कि हम नया एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, फिर हमने जो कस्टमर्स हैं उनके नंबर बढ़े हैं, और अब हम अपने फाइनेंशियल्स के ऊपर में जाते हैं। अगर आप देखेंगे ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ किस तरीके से आई है, जैसे कि 38% फाइनेंशियल ईयर के अंदर में इनका आया था, 44%। उस ग्रोथ को ये अपने मार्जिन के अंदर में दिखा रहा है।
और यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, यहाँ पे 6,264 था क्वार्टर वन के अंदर में। तो वो उससे एक साल पहले के मतलब क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपेयर में 38% हाई पे था। इस तरह से क्वार्टर टू का है, क्वार्टर थ्री का, क्वार्टर फोर का। तो इस साल अगर 8001 को देखते हैं तो वो 6264 के अगेंस्ट में 28% आपको हायर साइड पे दिखाई देगा। इंक्रीज वॉल्यूम इन डोमेस्टिक बिजनेस में, फास्टर ग्रोथ इन ओटीटी चैनल्स में आ रहा है जो ऑन ओवर द टॉप टेक्नोलॉजी रहती है। सीजनल अफेक्टिंग सिक्वेंशियल ग्रोथ क्वार्टर वन में आता है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन नॉन एसएमएस सॉल्यूशन में भी इनको काफी काम मिला, 40% कस्टमर एडेड कर रहे हैं जो एसएमएस के बियॉन्ड भी इनके संग काम कर रहे हैं। तो बेसिकली कस्टमर कंपनी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है नई टेक्नोलॉजी के साथ में, उसमें काफी एक्सपेंडिचर करा जा रहा है वो दिखा रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट 7% से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर में। कह रहा है प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर में, बिजनेस टू इसके सेगमेंट होते हैं वो स्टेबिलिटी इन प्लेटफॉर्म लेड बिजनेस में स्टेबिलिटी है। ग्रॉस प्रॉफिट जो 653 मिलियन का आया था वो लगभग 22% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। एंटरप्राइज बिजनेस बिजनेस हेडविंड्स थे, एंटरप्राइज वैसे वो एसएमएस वाला बिजनेस है, वहां पे इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है इन सिलेक्टिंग पैकेट प्लेटफॉर्म मॉडर्नाइजेशन। और जो इनकी लेगेसी थी ना, पुराना पीछे चल रहा था, उसको मॉडर्नाइज करने में थोड़ा पैसा ज्यादा लगा है, तो इसलिए वहां पे मार्जिन थोड़े कम आए। ग्रॉस मार्जिन का मिक्स देखने के लिए कहा है तो इसने कहा प्लेटफॉर्म वाला जो बिजनेस है ना, अगर उसमें देखें ग्रॉस मार्जिन में ओवरऑल मार्जिन जैसे 23% आए, तो प्लेटफॉर्म वाले बिजनेस में देखेंगे 96% तक का इनको ग्रॉस मार्जिन मिल रहा है। और जो एंटरप्राइज बिजनेस था वहाँ पे 16% का मिलता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये 16% वाली कैप से 96% वाली कैप में जाने में ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझने की। जब हम रीड करते हैं मे भी पूरी स्लाइड समझ पे ना आए, लेकिन एक दो पॉइंट भी अगर आपको समझ पे आए तो आपको उससे लगता है कि कुछ एडिशनल नॉलेज हुई, क्या चीज है, उस अपॉर्चुनिटी को क्यों हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। और बोला सस्टेनिंग एफिशिएंसी मैट्रिक्स। अगर आप देखेंगे इन्होंने क्या कहा है कि अपना खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं भैया। एबिटा में अर्निंग, एबिटा क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। बेसिकली जो रेवेन्यू आया उसमें जो डायरेक्ट खर्चे हैं उनको माइनस करने के बाद आप टैक्स डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन और टैक्सेस को हटा लेते हैं, तो उससे पहले का जो वैल्यू होती है वो एबिटा कहलाती है। तो यहाँ लिखा है सैलरी कॉस्ट 18% थी ग्रॉस प्रॉफिट का क्वार्टर एंड में, एज अगेंस्ट जो पिछले साल 15% होता था। इसकी वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉय हमने बढ़ाए हैं और आरआईसीयू कॉस्ट बढ़ी है। अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट 12% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है, अब फ्रॉम 8% थी, जो कि इम्पैक्टेड बाय एक्सचेंज रेट। ये जनरली इंटरनेशनल जब काम करते हैं ना, यूरो का, डॉलर का, रुपीज का, इनके जो प्राइसिंग में जो चेंज आया उसकी वजह से 15 मिलियन रुपीज का इनको फर्क पड़ा है क्वार्टर वन के अंदर में। तो उसके इफेक्ट से भी मार्जिन में थोड़ा असर आया, जो 78% की जगह पे ग्रॉस मार्जिन 71% दिखाई दे रहा है। अब बात आती है एबिटा एंड एबिट की। ठीक है, तो जैसे बताया था इसमें डेप्रिसिएशन हट जाएगा एबिट के अंदर में, बाकी इंटरेस्ट और टैक्सेस रहेगा। ठीक है, तो एबिटा मार्जिन 16% है। ऑपरेशनल हेडविंड सच एज मार्केट डिस्ट्रप्शंस, कोई इनके कॉम्पिटिटर ने इनसे एक डील ले ली थी, वहां पे जो उन्होंने मार्केट डिस्ट्रप्शन बोला कि काफी उसमें बोलते ना अनरीजनेबल, इनके अगर कॉन कॉल सुनेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ पे आएगा। उसमें बोला था कि अनरीजनेबल प्राइस कोट करे कोई भी काम को लेने का, जैसे टेंडर होता है कि काम मैं 1000 रुपए में करूंगा, दूसरे वाले ने 300 रुपए बोल दिया जो कि रीजनेबल नहीं था। उस तरीके की वजह से इनको एक ऑर्डर भी लूज करना पड़ा, और वो एक मार्केट डिस्ट्रप्शन के अंदर में डाला है। उसकी वजह से कुछ अगले ऑर्डर्स में इनको थोड़ा मार्जिन से कॉन्ट्रेक्शन करना पड़ा। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ आवर लीगल, जैसे ऊपर हमने एक पॉइंट में पढ़ा था कि इनका जो सॉफ्टवेयर है वो काफी वक्त से चलता आ रहा है, उसका मॉडर्नाइजेशन में जो पैसा लगा उसकी वजह से भी। और फॉरेन करेंसी इफेक्ट ऑफ यूरो डेप्रिसिएट हुआ, जैसे हमारा रुपया डॉलर के कंपेरेटिवली डेप्रिसिएट हुआ, ऐसे यूरो भी डेप्रिसिएट हुआ, और यूरो से इनको पैसा आ रहा था, तो यूरो के डेप्रिसिएट होने की वजह से भी इनके टोटल रेवेन्यू में असर आया, मार्जिन में असर आया, वो ये बता रहे। सैलरी कॉस्ट 72 मिलियन से बढ़ गई है। न्यू हायर आरएसयू कॉस्ट सैलरी इंक्रीज हुई है, पर डेप्रिसिएशन में कोई चेंज नहीं। बोला डेप्रिसिएशन का रेट ऑलमोस्ट सेम है। तो मेजर जो हिट आपको समझ पे आ गए कि जो मार्जिन जो गिरे हैं उसके पीछे यूरो के रेट का चेंज होने का एक असर बताया इन्होंने, मार्केट के अंदर एक डिसरप्शन का पॉइंट बताया इन्होंने, फिर अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने के बारे में पैसा लगाता, वो पॉइंट्स को उन्होंने कवर करने की कोशिश करी है। रोबस्ट फ्री कैश फ्लो जनरेशन, और ये बता रहे हैं कि हमारा फ्री कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूटी लेवल पे अच्छे लेवल से बढ़ता जा रहा है। अगर इसको डिटेल से अगर यहाँ देखते हैं तो वो किस तरह से समझाता है आपको, कैश फ्लो भी ऐसे के संग समझने के लिए आ जाएगा। पिछले साल का एक वैल्यू थी 7171, ये आपका ओपनिंग था,
उसमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो नया जनरेट करा 4,454 का वो आया। उसमें इंटरेस्ट और अदर इनकम जो इनकी जनरेट हुई वो 81 करोड़ की थी। अगर इश्यू ऑफ शेयर की बात करते हैं 11 करोड़ के शेयर है, तो टोटल पैसा ये कंपनी के पास में इकट्ठा हो गया। अब उसके बाद में लीज एंड लाइबिलिटी की पेमेंट करी, इसमें डिविडेंड की पेमेंट करी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की पेमेंट हुई, फिर बायबैक्स हुए, और उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस आज 9873 के ऊपर में। इस तरह से हमारा वो बनता, कितने अच्छे से उन्होंने फ्लो चार्ट में बनाया, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, कैश बैलेंस दिखा रहा है वो किस तरह से है। रेस्ट्रिक्टेड कैश जिसको नहीं यूज कर सकते, मतलब कैश में है लेकिन लिमिटेशन रहती है, 315 करोड़। करंट अकाउंट के अंदर में 782 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। करंट अकाउंट यूएसडी में 3013 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, और फिक्स डिपॉजिट में 5713 करोड़ की, 63 करोड़ की। अब बात आती है करंट अकाउंट में इतना पैसा क्यों पड़ा हुआ भाई। ओवरऑल कैश फ्लो बताया भाई, बैलेंस इन करंट अकाउंट ड्यू टू लास्ट डे कलेक्शन। कई बार होता है कि बिल्कुल लास्ट के कुछ दिनों में कलेक्शन आते हैं तो फिगर्स क्लोज हो रही होती हैं, तो उसको आप इन्वेस्टेड नहीं कर पाए, तो इसलिए बोला कि उस सेक्शन में यहाँ पर है। अब ये पैसा रखा कहाँ है, देखो इन्होंने कितनी क्लैरिटी देने की कोशिश करी है इसके अंदर में है। और HDFC बैंक के अंदर में देखिए करंट अकाउंट में 529 करोड़ इनके यहाँ पे पड़े हुए हैं, और अकाउंट यूएसडी में 20, फिक्स डिपॉजिट के अंदर में 3168, और इस तरह से एक्स्ट्रा। तो अलग अलग बैंक्स में कहाँ कहाँ पे कितना पैसा पड़ा है पूरा का पूरा इन्होंने ब्यौरा डिटेलिंग से दे रखा है। जब आप इनमें जाते हैं तो इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड जगह पे आपको मिल पाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड अर्निंग पर शेयर्स वो उसके बता देते हैं किस तरह से आपके ओवर द ईयर्स चल रहे हैं। एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है, आपको दिखा रही है कि मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ, मेरी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, कितने का कैश फ्लो पड़ा हुआ है। देखो ROC की बात चल रही है, ये दिखा रहा है 50 से 32% आया, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे लिख रहा है कि मैं 89% हूँ। इसका क्या मतलब है, एक्सक्लूडिंग CCE एज पर अगेंस्ट 169 लास्ट परसेंट, बोला वो 50 नहीं था, वो 169 था। ये 32 नहीं है, ये 89% है। हम ROC को वो CC हटा के बोलेंगे। CC क्या है, उसकी डेफिनेशन दे रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बोला जो कैश होता है वो पड़ा हुआ है, उसको यूज नहीं करा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की जो डेफिनेशन होती है इक्विटी प्लस कैश एंड कैश, उसमें तो वो वाले सेक्शन के अंदर से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हटाकर देखो तो आप 89% जितना पैसा एम्प्लॉय कर रखा है इक्विटी का, उसमें से आप कमा रहे हो। ठीक है, तो उसको रिटर्न ऑन इक्विटी बोल लेते ज्यादा, तो ज्यादा बेटर था। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग इक्विटी एंड रिजर्व्स। अब सीधा बैलेंस शीट की पावर दिखा रहे हैं। अभी तक हम P&L सेक्शंस के होकर देखते थे, अब बैलेंस शीट्स में जैसे दिखाता है कि भाई 14,711 मिलियन की इनके पास में रिजर्व्स पड़े हुए हैं। इतना मोटा तो इनके पास में कैश पड़ा है, जिसको कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। कोई कंपनी को बाय बैक करना हो, कंपनी को खरीदना हो, ठीक है, कोई एक्सपेंशन प्लान हो, तो उन सबको करने के लिए कंपनी कैपेबल है, लोन लेने की जरूरत नहीं है, और काफी स्ट्रॉन्ग है। रोबस्ट बिल्डअप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, 89% ROC जो हमने पढ़ा था। डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट आपकी, ठीक है, और सोशल एनवायरनमेंट काम भी कर रहे हैं। और ये आपका पूरा था। और ये बैलेंस शीट को अगर आप डायरेक्टली देखना चाहते हैं नंबर से, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6264 था, जो 8001 आया। फिर यहाँ पे आ रखा आपका खर्चा, ग्रॉस मार्जिन आपके 1850 पे गया। तो इस तरह से इन्होंने पूरा ओवर परसेंटेज वाइज अपनी डिटेलिंग दे रखी है। आपके पास में P&L है, आपके पास में अनऑडिटेड बैलेंस शीट भी है, कंडेंस कैश फ्लो भी है। मेरे को ये सारे नंबर्स तो चलो एक चीज रहती है, मेजरली कंपनी करती क्या है ना, जब आप उसकी प्रेजेंटेशन को रीड करेंगे तो आपको काफी फेयर बिट ऑफ आइडिया आ जाता है कि कंपनी करती क्या है। अब बात आते हैं हमारे फाइनल एनालिसिस की, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं। देखो अल्टीमेटली तो पैसा चाहिए है, तो हमारे को इस अपॉर्चुनिटीज को देखना है। देखिए 9,428 करोड़ की मार्केट कैप है, P17 पे मिल रहा है, P 0.26। ये तीन चीजें मैं देखता हूँ, तो जो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी सही है। और उसके बाद बात आती है इसका हाई कितना गया था, 2,097 रुपए का शेयर था, 2100 रुपए पे चल रहा था। हम लोग इन्वेस्ट भी कर रहे थे इनमें है। अगर कोई भी देखते हैं तो उसके रेट, ये रेट कब का था, 14 जनवरी 22 का था। फरवरी के बाद से लगभग जब से रसिया ने यूक्रेन पे अटैक करा, उसके बाद से मार्केट ओवरऑल गिरी है, सब गिरे। ये भी 1,000 रुपए के अराउंड पे चल रहा था। 50% सारे IT स्टॉक्स आपके 40-50% डाउन थे। ये भी था, रिजल्ट आने के बाद खट करके 40% गिर गया 2 दिन में, 20-20% करके। तो आपका जो लो लगा वो लगा 27 जुलाई को 584 पे, ठीक है ना। अगर आप इसको देखेंगे 584 पे, और करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है आपका, ठीक है, ये कितना चल रहा है आपका 694 पे, ठीक है। तो अगर इसका हम देखते हैं, एक सेकंड हो जाए, इस वाले के परसेंटेज तो ठीक कर लें। क्या आ गया लल्ला, इसके परसेंटेज यहीं देख लेते हैं। ये माइनस ये डिवाइड ये, इससे करते हैं। हाँ, 72% अपने टॉप से लगभग 72% गिर चुका है ये स्टॉक।
और गिरने के बाद में अगर आप देखें 27 जुलाई को गिरा और उसके 2 दिन के अंदर में ही अगर आप देखेंगे 19% की रिकवरी मान ली और ये 694 रुपए तक आ गया। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत लंबे टाइम के लिए अवेलेबल नहीं रहती है। अभी भी आपके पास है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे करिए, जैसे जैसे बढ़े फिर आप अपना बढ़ाते चलिए। क्योंकि जो मेजर चीज थी मेरे को जो देखने के लिए लगी इसके अंदर में है कि जो समझने की बात यह है कि जब आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपको एक चीज देखनी पड़ती है, क्या कंपनी बुरी हो गई, कंपनी में घोटाले की खबर आई तो इमीडिएटली एग्जिट करो, दोबारा मत सोचिए। कंपनी का बिजनेस खत्म हो गया उसके बारे में दोबारा मत सोचिए। कंपनी की ग्रोथ रेट कम हो गई है किसी एक्सेप्शनल रीजन की वजह से, या मतलब बिजनेस में कमी होने की वजह से, या मार्केट में टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से, आप पुरानी टेक्नोलॉजी में काम करें, नई टेक्नोलॉजी आ गई, आप मार्केट से आउट हो गए, तो उस तरीके की चीजों में आपको इमीडिएट निकलना चाहिए। लेकिन 2 दिन के अंदर कंपनी इतनी बुरी हो जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। और कंपनी के पास में स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट है, अच्छी तरह से काम कर रही है। तो इस वजह से जो मेरा सजेशन है कि हम लोगों को वो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में इन्वेस्ट करना चाहिए और इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। बेसिकली मार्केट में ऐसे सिचुएशंस आती रहती हैं और हमारे को इसको अच्छे से यूज करना चाहिए। लास्ट वीक में एक अच्छी वीडियो बनाने वाला था, बना के रख ली, पर लॉन्च करने से पहले ही किसी वजह से मैं उसको लॉन्च नहीं कर पाया। वो स्टॉक इस हफ्ते 30% से ऊपर भाग गए। चलो कोई बात नहीं, इस हफ्ते का देखते हैं, ये अच्छा काम करना चाहिए। और आप इसको शॉर्ट टर्म नजरिए से मत देखिए, मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ही सजेस्ट करूंगा। इसको 2-3 साल के हिसाब से टाइम दीजिए। अगर ये मे भी अगर 1-1.5 साल भी ले ले अपने यहाँ से 600 रुपए से वहां जाने के लिए, 2,000 के रुपए के रेट पे जाने के लिए 700 रुपए से, आपको लगेगा बहुत टाइम ले लिया, गिरते हुए कम टाइम लिया, बढ़ते हुए टाइम ले लिया, लेकिन आप सोचिए वो भी आपके लिए अप्रोक्सीमेटली 3 गुना होना है पैसे का यहाँ से। और जो कि लगभग 18-20 साल लग जाते हैं कई बार, अगर आप एफडी के अंदर में लगाएंगे ना 3 गुना होने के लिए आज के हिसाब से, तो आपको 25 साल लगेंगे। और 2 साल के अंदर में अगर इस तरह की रिटर्न मिल सकती है तो वहाँ पे करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो इंटरेक्टिव लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।